एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू मेंस वाला यूट्यूब चैनल। हेयर दिस इज सुचिता सिंह। तो एज यू ऑल नो कि आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज की थर्ड क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? तो थर्ड क्लास है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो आज थर्ड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने दोनों में 30 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। मतलब हमने ओवरऑल 60 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने मोर देन 100 फैक्ट्स पर डिस्कशन किया है। एम आई राइट? हमने हर क्वेश्चन में 2 से 3 फैक्ट, 4 से 5 फैक्ट, जितना भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा हुआ करता था, कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हमने हर चीज़ पर अपनी कमांड बना ली है। ओके, अगर आपने उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आप आज की वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के पहले या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, आपको वो हमारे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यू सीरीज फॉर पॉलिटी, वहाँ पर भी मिल जाएंगी। एंड इफ़ नॉट देन रिसेंट वीडियोस में आपको वो दोनों लेक्चर्स पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज के मिल जाएंगे इजली। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, जहाँ हम अगेन 30 एमसीक्यूज विथ फुल कंसंट्रेशन, विथ फुल डेडिकेशन और ढेर सारे फैक्ट्स के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना लेट किए। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए संसद भवन का अनावरण किया गया है। पुराना संसद भवन कब बनाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में, मतलब 2023 में नए संसद भवन का अनावरण किया गया है। ठीक है, मतलब इनॉग्रेशन किया गया है। लेकिन जो पुराना संसद भवन था वो आखिर कब बना था? अब नया तो अभी इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन पुराना कब बना था? तो पुराने की भी डेट आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, जनवरी 19 1928, ऑप्शन बी जनवरी 18 1927, ऑप्शन सी जनवरी 20 1926 एंड ऑप्शन डी जनवरी 18 1930। तो देखिए, जो हमारा पुराना संसद भवन था वो, मतलब जैसे आप जानते हैं फाउंडेशन स्टोन, जैसे अगर घर भी बनता है तो उसमें घर की भूमि पूजन होती है, घर की नींव पड़ती है ना, भूमि पूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन स्टोन। तो उसी तरह से पुराने संसद भवन का जो फाउंडेशन स्टोन था दैट वाज 12 फरवरी 1921। 12 फरवरी 1921 को जो पुराना संसद भवन था उसका शिलान्यास किया गया, मतलब उसका जो बिल्डिंग स्टोन था उसको रखा गया। ठीक है, वहां से शुरू हुई थी कहानी पुराने संसद भवन के निर्माण की। और पुराने संसद भवन के निर्माण में लगभग 6 वर्ष लगे थे। ठीक है, कितने ईयर? तो लगभग यहाँ पे 6 ईयर्स लगे थे। दैट इज 1927। तो जनवरी 18 1927 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो पुराना संसद भवन था वो पूर्ण रूप से बन करके निर्माण हो चुका था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो नया संसद भवन है वो अभी 28 मई 2023, ये भी डेट आप याद रखिए, बिल्कुल एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, 28 मई 2023। यहाँ पर जो अभी नया संसद भवन है इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, मतलब इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन जो पुराना संसद भवन है ये 18 जनवरी 1927 को बन करके तैयार हुआ था, और इसका जो शिलान्यास है, मतलब फाउंडेशन स्टोन है, वो 12 फरवरी 1921 को रखा गया था। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, पूरे वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए। सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी, आर्थिक रूप से मतलब इकोनॉमिकली कमजोर मतलब वीक। ठीक है, 10% आरक्षण किस संशोधन विधेयक में पेश किया गया था? मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, इस अमेंडमेंट के लिए, मतलब ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में हुआ, इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट बिल आया था? ठीक है, इसी वजह से आई हैव ऑलरेडी नोटिफाइड यू इन द अमेंडमेंट लेक्चर कि जो भी अभी रिसेंट में हुए हैं, मतलब 2015 के बाद, हम मान सकते हैं कि 2015 के बाद जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, आपको उनके अमेंडमेंट बिल का भी नंबर याद रखना है। ठीक है, मतलब किस संविधान संशोधन विधेयक में लाया गया, आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे ईडब्ल्यूएस किस संविधान संशोधन विधेयक में पेश किया गया पूछा जा रहा है।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 था, ठीक है। लेकिन विधेयक कौन सा था? तो विधेयक यहाँ पे आपका ऑप्शन सी दैट इज 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो जाएगा, ठीक है। 124वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको 10% रिजर्वेशन देने का प्रावधान लाया गया था। ऑल क्लियर? अब देखिए, अब ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो तो गया, लेकिन एज यू ऑल नो कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, मतलब कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, एंड ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ। यहाँ पे कहा गया कि जब भाई EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये क्राइटेरिया है कि इसमें SC ST OBC नहीं शामिल होंगे, तो ये फिर उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? तो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पे उनके साथ कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन हो रहा है, मतलब उनको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो 10% रिजर्वेशन है, ये 50% रिजर्वेशन की जो लिमिट फिक्स की गई थी इंदिरा साहनी वाद 1992 में, उसको एक्सीड करता है। मतलब देखिए, एक वाद आया था 1992 में, एक केस लॉ था दैट इज़ इंदिरा साहनी केस लॉ। उसमें ये कहा गया कि कभी भी जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% को एक्सकीड नहीं करेगी, मतलब 50% से ज़्यादा आरक्षण कभी भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब EWS को 10% आरक्षण दे दिया गया तो 49.5 तो पहले से थे, है ना। फिर यहाँ पे 10 अगर और भी ऐड कर दिए तो 59.5 हो गए। मतलब यहाँ पे SC ST OBC अगर हम तीनों को मिला दें तो तीनों का रिजर्वेशन 49.5% होता है। इज इट क्लियर? और फिर अगर हम 10% EWS का भी मिला दें तो वो तो 59.5 हो गया। दैट वॉयलेट्स इंदिरा साहनी वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हुआ कि ये 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको एक्सीड करता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3:2 के अनुपात में ये वर्डिक्ट आया कि नहीं, जो 103वां संविधान संशोधन है वो बिल्कुल संवैधानिक है और उसको इसी तरह लागू किया जाएगा, मतलब इसको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे 3 जज ऐसे थे जो कि इसके पक्ष में थे कि हाँ EWS रहना चाहिए। 2 जज ऐसे थे जिनका ये मानना नहीं था कि EWS होना चाहिए, मतलब उनका ये मानना था कहीं ना कहीं ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, ठीक है। अब भाई देखो, आप सभी ने पढ़ा है संविधान का जो मूल ढांचा है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। एम आई राइट? संविधान का जो मूल ढांचा है उसकी परिभाषा भी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दी जाती है। समय समय पर इस परिभाषा में नए कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, कुछ शब्दों को हटाया जाता है। तो फिर उस अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है ये संविधान के मूल ढांचे को तो बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। और रही बात यहाँ पर अगर ये कि SC ST OBC को अगर इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा रहा है तो उनके साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया। दैट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में है समान व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल क्लास। आप सभी ने पढ़ा है आर्टिकल 14। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम असमान व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार लेके आते हैं तो वो भी तो इलीगल होगा। मतलब जिस तरह से समान व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार है, उसी तरह असमान व्यक्ति मतलब SC अलग है, ST अलग है, OBC अलग है, और वहीं पर हम देखें तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनकी स्थिति अलग है, तो ये तो असमान हो गए। तो अगर हम इनके लिए समान परिस्थिति लेके आते हैं, मतलब इक्वल रिजर्वेशन लेके आते हैं, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है। आप कॉन्सेप्ट को कैच कर पा रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे जो वर्ग हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, इनकी परिस्थितियां अलग हैं, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनकी परिस्थितियां अलग है, SC ST OBC की परिस्थितियां अलग है, तो इस अकॉर्डिंग हम इनके साथ यही रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, मतलब इस कैटेगरी को हम इस रिजर्वेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बिल्कुल सही बताया और ये अभी इसी तरह से लागू चला आ रहा है, ठीक है। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं है कि मैम EWS के अंतर्गत आएगा कौन? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि देखिए EWS के जो मापदंड है
वो क्या है, तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ 8 लाख से कम एनुअल इनकम हो, मतलब 8 लाख से कम उनकी वार्षिक आय हो। द सेकेंड वन इज़ वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हों, मतलब वो अनारक्षित वर्ग से हों, ठीक है, जो कि पहले भी किसी रिजर्वेशन का लाभ न उठा रहे हों। द थर्ड वन इज़ 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज़ जो उनका रेसिडेंस है, मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं, आवासीय खंड है, वो 200 यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 यार्ड, मतलब अगर वो इस पूरे मापदंड को इस पूरे कैटेगरिया को फिल करते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? तो अब यहाँ पे EWS क्या है, क्यों मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलेगा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा आया, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आप और भी डिटेल में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेक्चर, ओके। वहाँ पे लगभग 3 से 4 लेक्चर्स में आई थिंक, मतलब लगभग आपका वहाँ पे 3 to 4 आवर्स में बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया गया है, ठीक है। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि आर्टिकल 21 की कैटेगरिया, जो कि आर्टिकल 21 के एरिया में नहीं आता है। ऑप्शन 1 एक डॉक्टर द्वारा घायलों को चिकित्सा सहायता, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ऑप्शन डी मृत्युदंड। तो देखिए आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, इसमें लगभग 34 टाइप्स की फ्रीडम दी हुई है। कितने प्रकार की? तो 34 प्रकार की, और इसमें समय समय पर संशोधन करके और भी स्वतंत्रताएं जोड़ी जाती रहती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तो राइट टू लिव इन स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, राइट टू लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट, ओके। फिर दूसरा हो गया पसंद से व्यक्ति के शादी करने का अधिकार, पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, राइट टू मैरिज। फिर थर्ड हो गया निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। फोर्थ हो गया कोई भी अगर सपोज करे कोई भी महिला है तो उसको गरिमा से जीने का अधिकार, मतलब विद डिग्निटी उसको अपनी लाइफ जीने का अधिकार। एंड द फिफ्थ वन इज शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह की कुछ लगभग 34 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी हुई हैं। तो वहाँ पे एक डॉक्टर द्वारा घायलों की चिकित्सा सहायता बिल्कुल है भाई, किसी व्यक्ति का अधिकार है कि अगर वो घायल है तो डॉक्टर उसका इलाज करे, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, मतलब ये भी इसी में आता है कि अगर कोई महिला किसी भी स्थान पर कार्य कर रही है, मतलब कोई अपना वर्क कर रही है, ड्यूटी कर रही है, तो वहाँ पर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जा सकता, तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स की अगेंस्ट होगा, ओके। तो ये भी सही है। फिर पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मतलब यहाँ पे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। लेकिन मृत्युदंड जैसा कोई भी वर्ड आर्टिकल 21 में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी दैट इज मृत्युदंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चारों ऑप्शंस पढ़े हमने, फिर देखा आर्टिकल 21 में क्या है, उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? द वेरी फर्स्ट वन इज यह संविधान का संरक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। सी यह DPSP के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सुप्रीम कोर्ट वर्क्स एज द प्रोटेक्टर ऑफ DPSP। एंड द फोर्थ वन इज इसके पास भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है। अब आप बताइए कौन सा ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एरिया के बाहर है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एरिया में नहीं आता है? कथन गलत है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यह संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल है भाई। संविधान की किसी भी प्रोविजन में चेंज करना हो तो उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से बता सकते हैं कि हाँ ये उल्लंघन कर रहा है, नहीं कर रहा है, एटसेट्रा, ओके। उसके बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो बिल्कुल है। आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार मिला हुआ है। यह DPSP के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, इसे अभी होल्ड करते, ओके, मतलब लिव इट नाउ। इसके पास भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है। अब भाई जो बच्चे बिल्कुल कंसिस्टेंट होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उन्हें पता है, हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो राष्ट्रपति से संबंधित, उनके निर्वाचन से संबंधित विवाद होंगे
वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 71 के तहत टैकल किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट उन सभी विवाद को, डिस्प्यूट को टैकल करेगा जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आपके ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं, मतलब ए बी सी डी होने के चांसेस खत्म। अब बचता है एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। तो क्या आप बताइए, क्या डीपीएसपी जस्टिसएबल है? आर डीपीएसपी जस्टिसएबल? क्या जो राज्य के निर्देशक तत्व है वो प्रवर्तनीय है? तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको राज्य के निर्देशक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एम आई राइट? तो उस तरह से आपका ऑप्शन सी, दैट इज या डीपीएसपी के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी के संरक्षक के रूप में कोई भी कोर्ट काम नहीं करता है, यह राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तभी है जब उनके पास संसाधन उपलब्ध हो। अगर नहीं है संसाधन, इट मीन्स कि अगर नागरिकों को उनके डीपीएसपी नहीं मिल रहे हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम जुडिशियल टॉपिक। कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली बहुत सारे क्षेत्र अधिकार होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, है ना, बहुत सारे इसके क्षेत्र अधिकार होते हैं जहाँ पर वो काम करते रहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड मोर देन वन और मोर देन स्टेट। ओके, फिर सेकंड है दो कॉरपोरेट घरानों के बीच विवाद। थर्ड है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। फोर्थ है भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच विवाद। अब क्या है, तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो इसको ये पावर देता है कि अगर भारत के किसी भी 2 राज्यों के बीच विवाद है, सपोज करें एमपी और यूपी के बीच कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो क्या आप सोचते हैं कि ये एमपी के हाई कोर्ट में सुना जाएगा या फिर आपके हिसाब से कि यूपी के हाई कोर्ट में सुनना सही होगा? आप खुद सोचिए, है ना। तो देखिए, अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स के हाई कोर्ट में सुनना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिस हाई कोर्ट में सुना जाएगा वो अपने स्टेट के फेवर में ही तो डिसीजन लेंगे, है ना। भले देखो यार, मतलब भले न्यायपालिका निष्पक्ष है, लेकिन इसको निष्पक्ष रखने के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को नहीं दिया जाएगा, मतलब इनके जो हाई कोर्ट्स हैं, जो इन स्टेट के हाई कोर्ट हैं, इनको इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो क्लियर हुआ, अगर 2 राज्यों के बीच विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अब सपोज करिए ये है इंडियन गवर्नमेंट, ये है एमपी, तो क्या अगर इनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी मामले को लेकर, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत सारी नदियों से संबंधित विवाद होते रहते हैं ना, मतलब आपने अगर जियोग्राफी पढ़ा होगा, इंडियन जियो, एमपी जियो, तो आपने वहाँ पर पढ़े होंगे। तो सपोज करें अगर इंडियन गवर्नमेंट और एमपी को लेकर कोई विवाद है, ठीक है, तो क्या वो एमपी की हाई कोर्ट में सुना जाएगा? कभी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भारत संघ इन्वॉल्व है तो वो फिर जो इंडिया की सुपर मोस्ट जुडिशरी की जो लेवल है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, वहां पर सुना जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब अगर 2 राज्यों के बीच विवाद है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में, अगर भारत सरकार है और राज्य के बीच विवाद है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपकी इजिली एलिमिनेट हो गए। क्लियर हुआ। अब आता है ऑप्शन बी, 2 कॉरपोरेट घरानों के बीच विवाद। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, दैट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, तो उसके अंडर में ये आता है। ठीक है, तो 2 कॉरपोरेट घरानों के बीच विवाद का संबंध अपीलेट जुरिस्डिक्शन से है। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कहता है, यहाँ पे अब क्वेश्चन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब देखिए, अब जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ रखा है उन्हें बहुत अच्छे से इसका आंसर तुरंत माइंड में क्लिक कर गया होगा। ऑप्शन है 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
तो यहाँ पर ऐसा कब प्रोविज़न किया गया कि जो मंत्रिमंडल है, दैट इज़ मंत्रियों का जो समूह है, उसमें जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उनको मिला करके पूरी जो मंत्रिमंडल का जो संरचना है, दैट इज़ स्ट्रक्चर, सदस्य संख्या, वो पूरी लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ऐसा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया? तो ऐसा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ऐसा प्रोविज़न किया गया कि जो मंत्रिमंडल है, उसमें मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका पूरा सा मोटो ये था कि जो मंत्रिमंडल है, उसमें बहुत ढेर सारे मंत्री ना आ जाए। ठीक है, मतलब ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स, ऑप्शन डी 35 ईयर्स। तो आप सभी जानते हैं भारत में क्या है? तो भारत में संसद है। ठीक है, अब इस संसद के 3 अंग होते हैं। द फर्स्ट वन इज राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, द सेकेंड वन इज राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज लोकसभा। तो आपको याद रखना है कि इनकी एज 5 ईयर्स घटती जाएगी। ठीक है, जस्ट अ ट्रिक। तो इस प्रेसिडेंट बनने की एज 35 ईयर्स, राज्यसभा के सदस्य बनने की एज 30 ईयर्स एंड लोकसभा के सदस्य बनने की एज 25 ईयर्स। और ये मेंशन कहाँ पर है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं कहाँ पर हैं? इन विच आर्टिकल देयर आर क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? तो यहाँ पर ये योग्यताएं हैं आर्टिकल 84 में। ठीक है, अनुच्छेद 84 में सदन के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी दैट इज लोकसभा के पर्सपेक्टिव में 25 ईयर्स हो जाएगा। अगर यहीं पर राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, और अगर प्रेसिडेंट की एज पूछी जाए तो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज 35 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है? फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 92वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी चुनाव याचिकाओं का निपटान, ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आप सभी बताइए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है? तो एज यू ऑल नो पंचायती राज का संबंध तो भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है ना। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ आए तो इसका भी संबंध 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, मतलब 92 तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपके ये 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब एक ऑप्शन आता है दैट इज संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिकली भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं 8th शेड्यूल में भाषाएं दी हुई हैं। तो जब हमारा संविधान बना था तो यहाँ पे 14 लैंग्वेजेस थी, और फिर इसमें लगभग 3 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और वर्तमान संख्या 22 है। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, जिसको लर्न करने की ट्रिक है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो BDMS 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में। तो इस कारण से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दैट इज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन का निर्माण हाल ही में किया गया है। एज यू ऑल नो कि नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। कब? तो इसकी अगर इनॉग्रेशन डेट पूछी जाए, इनॉग्रेशन डेट, तो दैट इज 28 मई 2023। ठीक है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो वेट अ सेकेंड, ओके, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो हॉनरेबल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर नए संसद भवन को इनॉग्रेट किया है 28 मई 2023 में, और इसका जो सत्र है वो 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ न्यू पार्लियामेंट, मतलब जो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ऑप्शन अनुपमा कुंडू, ऑप्शन बी बिमल पटेल, ऑप्शन सी आयुष मिश्रा, ऑप्शन डी BV दोषी। तो आपको याद रखना है जो नई संसद भवन है उसके वास्तुकार विमल पटेल जी हैं। ठीक है, विमल पटेल जी वॉज द डिज़ाइनर ऑफ अवर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग।
ठीक है, याद रखिए इतने फैक्ट। देन आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली हुई है? ऑप्शन आर्टिकल 135, ऑप्शन बी आर्टिकल 137, ऑप्शन सी आर्टिकल 136, ऑप्शन डी आर्टिकल 143। तो आपको याद रखना है जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 के तहत मिली हुई है, ठीक है सॉरी, आर्टिकल 137 के तहत मिली हुई है। ओके, और ये जुडिशियल रिव्यू है क्या? तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सपोज करे कोई निर्णय सुनाया, ठीक है, अब उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट को कभी इन फ्यूचर अगर रिव्यू करना हो तो वो कैसे करेंगे, मतलब किस आर्टिकल के तहत करेंगे? तो आर्टिकल 137 के तहत करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी प्रोविज़न है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनकी समीक्षा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, मतलब उनको रिव्यू कोई भी लोअर कोर्ट चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है? विच आर्टिकल्स डील्स विद द डिसॉल्वमेंट ऑफ राज्यसभा? मतलब कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि जो राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 83, ऑप्शन बी आर्टिकल 53, ऑप्शन सी आर्टिकल 80, ऑप्शन डी आर्टिकल 154। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 53 तो प्रेसिडेंट के एरिया में आ जाएगा, आर्टिकल 158 तो गवर्नर से डील करता है कि जो गवर्नर है वो अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे। अब उसके बाद जो ऑप्शन है दैट इज आर्टिकल 80 आर्टिकल 80 भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अब बचता है आर्टिकल 83 दैट इज अनुच्छेद 83 जो कि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 83 में संसद के जो सदन है दैट इज लोकसभा राज्यसभा इनकी अवधि दी हुई है, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्या है? तो राज्यसभा की कोई भी यहाँ पे फिक्स टेन्योर नहीं दिया हुआ है। राज्यसभा कभी भी भंग होती ही नहीं है। अगर एक्चुअली पूछा जाए तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर अपने पद से हट जाते हैं, मतलब रिजाइन दे देते हैं। क्लियर हुआ? और हाँ, ये 6 ईयर जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है राज्यसभा का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और लोकसभा भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसी कारण से राज्यसभा को परमानेंट हाउस मतलब एक स्थायी सदन भी कहा जाता है। देन अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्राधिकारी जिसके पास जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति है वह है, मतलब देखिए किसके पास ये पावर है कि वो किसी भी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को उस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। और बेसिकली क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जाति है, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इसको घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समाज कल्याण मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री एंड अध्यक्ष जो कि SC/ST आयोग के। तो आपको याद रखना है ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी प्लेस और एनी शेड्यूल ट्राइब और कास्ट इन द कैटेगरी, ठीक है। क्लियर है? फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संसद भवन की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या होगा? व्हाट इज द कोरम टू प्रोसेस द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन ए संसद के कुल सदस्यों का 1/4 भाग, ऑप्शन बी सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन सी सदन के कुल सदस्यों का 6वां भाग, ऑप्शन डी सदन के कुल सदस्यों का 1/3 भाग। तो आपको याद रखना है कोरम क्या होता है, तो सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगर हम संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो वहाँ पर लगभग 80 मेंबर्स का कोरम होता है दैट इज़ 1/10 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर। अगर हम यहीं पर लोकसभा की बात करें तो दैट इज़ 54/5 एंड फिर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो दैट इज़ 25। ओके, तो 1/10 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबर के इसका कोरम होता है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? एज यू ऑल नो 8th शेड्यूल डील्स विथ लैंग्वेजेस, है ना। 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज 21, द सेकेंड वन इज 71 एंड द थर्ड वन इज 92। 21 के द्वारा जो भाषा जोड़ी गई दैट इज सिंधी। तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 थी, अब सिंधी जुड़ गई तो कितनी हो गई? तो 15 हो गई, ठीक है।
फिर 71 के द्वारा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको लर्न करने की ट्रिक है नमक, ठीक है, नमक, सॉल्ट दैट यू यूज इन डेली लाइफ। तो नमक, नमक से आपको याद रखना है एन से नेपाली, एम से मणिपुरी, के से कोंकणी, ठीक है। तो नमक मतलब 3 लैंग्वेजेस मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जहाँ पर ये जो संख्या है वो 15 से बढ़कर 18 हो गई। फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने देखा BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, जहाँ पर ये संख्या बढ़ करके 22 हो गई, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान भी संख्या है। तो आपको याद रखना है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली दैट इज एन ऑप्शन फर्स्ट ये जोड़ी गई, ठीक है। सिंधी तो 21 के द्वारा जोड़ी गई, बाकी ये जो दोनों हैं इनको 92 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी जापान से। तो आपको याद रखना है जो कंकरेंट लिस्ट है दैट इज इन 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में, तो उसका जो प्रोविज़न है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है, ठीक है। हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर भी इस चीज़ में डिस्कस किया था। फिर 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन भाषाओं से, बिल्कुल गलत है भाई, हमने देखा 8वीं अनुसूची भाषाओं से डील करती है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से, ऑप्शन सी राज्य के न्यायिक क्षेत्रों से, ऑप्शन डी पंचायती राज से। तो पंचायती राज तो हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, तो ये भी गलत है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, ठीक है। इसके लिए 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, द सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, संघ सूची, एंड द थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, ठीक है। इसका पहले जो क्वेश्चन था इसके पहले दैट इज समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेस दी हुई हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, देयर इज सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। ऑप्शन बी भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। अब इन 2 ऑप्शंस की तरफ बढ़ो ही मत, क्योंकि ये ऑप्शन अलग ही दिख रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग होती है। क्या आप इंडिया के अगर सिटीजन हैं तो आपने कभी अपने स्टेट की सिटीजनशिप ग्रहण की, मतलब सपोज करें वी आर एमपी रेजिडेंस है ना, मतलब हम एमपी पे रह रहे हैं, तो क्या हमने कभी एमपी की नागरिकता ग्रहण की, नहीं की, क्योंकि हमारे पास इंडिया की नागरिकता है और इंडिया में जो है वो एकल नागरिकता ही चलती है। देयर इज़ नॉट डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। और तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी दैट इज़ भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, व्हाट इज़ योर वर्क, तो आप ये फाइंड आउट करिए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, जहाँ पे दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेयर विच आर द कंट्रीज विच विथ डुअल सिटीजनशिप। देन अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मतलब यहाँ पे जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में इंसर्ट किए गए थे, इनको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। ऑप्शन वर्मा समिति, ऑप्शन बी सरकरिया समिति, ऑप्शन सी कप्तान सिंह समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको याद रखना है 1976 के समय स्वर्ण सिंह समिति ने ये सिफारिश की थी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको मूल अधिकार तो मिले हैं लेकिन उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों में मतदाता की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो वोट देने की एज थी दैट वाज 21 ईयर्स, लेकिन अभी एक अमेंडमेंट के द्वारा इस एज को 18 ईयर कर दिया गया है। मतलब अगर आप 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो आप वोट देने के योग्य हैं, ठीक है। मतलब अगर आप 18 ईयर्स के एज
अगर आप 18 ईयर्स एज ग्रुप के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ऐसा किया गया है तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? ऑप्शन ए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है भाई, ये तो पंचायती राज से रिलेटेड है। ऑप्शन बी 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन सी 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन डी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी दैट इज 61वां संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 जिसमें वोट देने की एज मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसको अमेंड किया गया। वोट देने की एज को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, बिल्कुल सही है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार है, कीप दिस होल्ड नाउ। ठीक है, फिर इस समय केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, ये भी सही है। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। अब जो आपका दूसरा ऑप्शन है दैट इज संपत्ति का अधिकार केवल एक नैतिक अधिकार है, ये गलत है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300A में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर ये लीगल राइट है। ठीक है, तो अभी संपत्ति का अधिकार किस स्टेटस में है? तो अभी संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है, न कि नैतिक अधिकार है। ठीक है, तो याद रखना है आर्टिकल 300 का के तहत जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे के 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, सो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित बेसिकली यहाँ पे सही की जगह नहीं होगा? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाग 1 संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन बी भाग 2 नागरिकता। ऑप्शन सी भाग 3 राज्य के निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी भाग 6 राज्य सरकारें। तो आप सभी जानते हैं जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज का वर्णन किया गया है। पार्ट 2 में नागरिकता मतलब सिटीजनशिप दी हुई है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है ना। फिर उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपसे गलत पूछा जा रहा था। तो राज्य के निर्देशक तत्व पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। जो राज्य के निर्देशक तत्व है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। किस कंट्री से अडॉप्ट किए गए हैं? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, आयरलैंड ने कहाँ से किया था? तो आयरलैंड ने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से किया था। क्लियर है? मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर जो राज्य के निर्देशक तत्व है वो भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम को। ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ऑप्शन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। एंड ऑप्शन डी 1919 के एक्ट को। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसमें बहुत ढेर सारे प्रोविजंस किए गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, दोनों आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको याद रखना है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 10 निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 से 18। ऑप्शन बी 19। ऑप्शन सी 20 से 21। ऑप्शन डी आर्टिकल 29 से 30। तो देखिए अब बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, तो ये ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न होता है 19, 20 और 21 में। तो 19 में क्या है? तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो आप सोचिए जब आपातकाल लगा होगा, जब इमरजेंसी रूल लगा होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब भी इमरजेंसी रूल लगता है तो सबसे पहले तो आर्टिकल 19 को ही सस्पेंड किया जाता है। क्यों किया जाता है?
क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो घूमने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, व्यवसाय करने की आज़ादी है, देश के किसी भी भाग में घूम कर रहने की आज़ादी है, इसको एक बेसिकली हम कह सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए इसको निलंबित किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है, ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आर्टिकल 20 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो आप उसको एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकते हो, या फिर उसको खुद के अगेंस्ट प्रूफ लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रोविजंस है जिनको इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 21 है, जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने का अधिकार भी इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर है, आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पर कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है वो इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 20-22। ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 से 28। एंड ऑप्शन डी सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। तो एज यू ऑल नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मौलिक अधिकार है। पहला कौन सा है? तो पहला समता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा क्या है? तो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, दैट इज इन आर्टिकल 23 से 24। तो जो रॉन्ग आंसर है वो तो यहीं पर स्पॉट हो गया है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो आर्टिकल 23 से 24 तक है, न कि आर्टिकल 20 से 22 तक। तो आपको इस आंसर को सही मानना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है, जो कि माइनॉरिटीज़ का राइट है, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? मतलब हु कैन चेंज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का पूरा संरचना है। जजों को उनके पद से हटाने की प्रोसेस है, सब कुछ लगभग आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहीं पर ये भी मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो संसद के द्वारा निर्धारित की जा सकती है, मतलब पार्लियामेंट कैन डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इन आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 के तहत ये पावर है संसद के कानून द्वारा। ठीक है, तो संसद के कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को निर्धारित किया जा सकता है, और अभी तक इसमें लगभग 6 बार चेंजेस किए गए हैं। मतलब जब मूल संविधान बना था तो उसमें जजेस की संख्या 7 थी, लेकिन उसके बाद 11 कर दी गई, फिर उसके बाद 14 कर दी गई, फिर उसके बाद 26 कर दी गई, फिर उसके बाद 31 कर दी गई, और अभी 2019 में इसको चेंज करके 34 कर दिया गया है, मतलब 1 + 33, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय होने की बात कही गई है? मतलब कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? ऑप्शन ए आर्टिकल 128, ऑप्शन बी आर्टिकल 129, ऑप्शन सी आर्टिकल 130, ऑप्शन डी आर्टिकल 131। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैज़ द राइट टू पनिश अगेंस्ट द कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना करता है, उसकी कहीं ना कहीं मतलब उसको फॉलो नहीं करता है, उसकी अवमानना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको दंडित कर सकती है। आर्टिकल 129 के तहत ये पावर है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का हर एक निर्णय अपने आप में एक कानून होगा, ऐसा भी आर्टिकल 129 में कहा गया है। ठीक है, ये तो हो गई बात सुप्रीम कोर्ट की। अगर अब यहीं पर हम हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट में बेसिकली 215 में ऐसा प्रोविज़न है, अनुच्छेद 215 में ऐसा कहा गया है, कोई भी हाई कोर्ट है उस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, मतलब एक अभिलेख न्यायालय होगा, और उसके पास अपने
निर्णय की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा। ठीक है, अब जिन्हें इतना नहीं समझ में आया वो प्लीज़ आप जुडिशरी का जो टॉपिक है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके सेपरेट लेक्चर्स आप इसी चैनल पर, मतलब मेंस वाला के ही चैनल पर देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, मतलब जो इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसको किसके द्वारा डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन सी विधि मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो आप सभी जानते हैं अगर कहीं पर भी संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब अगर संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो किसी और के पास नहीं जाएगा, न तो किसी प्रधानमंत्री के पास जाएगा, न तो मंत्रिपरिषद के पास जाएगा, न तो किसी हाई कोर्ट के पास, न तो किसी और कोर्ट के पास जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के बहुत सारे वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द सेकेंड वन इज बजट एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी हुई है लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा परिभाषित किया जाता रहा है। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था, मतलब हु डिज़ाइन द प्रेसिडेंट हाउस। ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन, ऑप्शन बी ले कोर्बुजिए, ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियंस, ऑप्शन डी तरुण दत्त। तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति भवन है वो बेसिकली एडविन लैंडसी ल्यूटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, और अभी आप बताइए, अभी हमने पढ़ा था कुछ, मतलब आई थिंक वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो नया संसद भवन है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, नया संसद भवन। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमने किसका नेम पढ़ा था। ओके, नया संसद भवन किसके द्वारा बनाया गया है। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया। ओके, संविधान के किस भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा मीन्स अधिकार का पत्र, बिल ऑफ राइट। ठीक है, अब ये पूरा क्या है मैग्ना कार्टा, इसके लिए आप फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 देख सकते हैं, वहाँ पर हमने पूरी हिस्ट्री जानी थी कि किस तरह से क्रांति में ये वर्ड आया, क्या इम्पैक्ट रहा, हमने सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट कहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब मैग्ना कार्टा का तो ये मतलब होता है अधिकारों का एक पत्र। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार कहाँ दिए हुए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए हुए हैं भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना, आर्टिकल 12 से 35 के तहत। तो इसी कारण से जो भारतीय संविधान का भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा पूछा जाए तो वो हो जाएगा भाग 3, दैट इज इन फंडामेंटल राइट चैप्टर। ओके, एंड हियर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीश, मतलब एडहॉक जजेस का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 1 to 7, ऑप्शन बी आर्टिकल 1 to 8, ऑप्शन सी आर्टिकल 1 to 9, ऑप्शन डी आर्टिकल 130। तो एज यू ऑल नो आर्टिकल 129 तो हमने अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, लेकिन आर्टिकल 127 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, एडहॉक जजेस। अब एडहॉक जज कौन होते हैं, तो एडहॉक जज मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो रहा है, अगर गण पूर्ति पूरी नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति जी से कंसल्ट करके जो CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ एडहॉक जज। तो एडहॉक जज एक टेम्परेरी पद होता है और इसको अपॉइंट कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे कंसल्ट करके, तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके। योग्यता क्या है, तो वो SC के जज हो। ठीक है, फिर देखिए बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एडहॉक और एक्टिंग। तो आपको याद रखना है एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं लेकिन एडहॉक जजेस होते हैं। ठीक है, और यही चीज़ हाई कोर्ट में जाके बदल जाती है, हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस होते हैं, मतलब एडहॉक नहीं होते, एडिशनल। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर एडहॉक वर्ड आए दैट इज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट और अगर एडिशनल वर्ड आए तो दैट इज़ फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए हमने 1 by 1 पूरे 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, जहाँ हमने ऑलमोस्ट 50+ फैक्ट्स पर, वेट अ सेकेंड,
जहाँ हमने ऑलमोस्ट 50+ फैक्ट्स को कवर किया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।